नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। मैं कृष्ण बेनीवाल। इस क्लास में हम छंद के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे छंद के भेदों के बारे में। पहले पार्ट में हमने छंद की परिभाषा, छंद के तत्व और छंद के भेद कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात की थी। दूसरी क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं छंद के भेद के बारे में। 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम छंद के भेद पढ़ेंगे, उसमें से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं, मोस्ट यानी हर एग्जाम के लिए 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें ये पेपर कंपलसरी है। एक ही टॉपिक है छंद का, 2 या 3 नंबर का हर बार एग्जाम में आता है। इसके 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर जैसे आपके 10th का बोर्ड का एग्जाम हिंदी का होता है या सभी विषयों का, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। 2 ऑप्शन के अंदर इसमें से क्वेश्चन आते हैं, यानी इसके 4 ही क्वेश्चन बनते हैं और हर कोड में इसका क्वेश्चन वो आ ही जाता है। यानी अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी भी ठीक है तो ये जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे अभी, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। तो छंद के भेद हैं तो हमने डिस्कस किया था। छंद के मुख्य भेद है वो 2 ही होते हैं। एक होता है वार्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद। वार्णिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वार्णिक छंद। दूसरा है मात्रिक। वार्णिक का मतलब इसमें वर्ण का जिक्र किया गया है, मात्रिक का मतलब इसमें मात्राओं का जिक्र किया गया है। तो वार्णिक छंद क्या होता है? जिस छंद के, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख भी सकते हो, वैसे याद रखने वाली चीज है वार्णिक छंद। जिस छंद के सभी चरणों में, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। सभी चरणों में इसके जिस भी छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है और सभी चरणों में संख्या, जो हमने छंद का तत्व किए थे, छंद के अंग पढ़े थे, उसमें तीसरा जो आपका था संख्या और क्रम, उसी का जिक्र कर रहा है। जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णों की संख्या, न कि मात्राओं की, ये बात ध्यान रखनी है। तो वर्णों की संख्या का जिक्र है यहाँ पे। दूसरी इसमें बात आप लिख सकते हो, सभी चरणों में संख्या और लघु गुरु का स्थान। इसमें मैं लिख दूं सभी चरणों में, इसमें एक बात ऐड करनी चाहो तो सभी चरणों में संख्या और लघु गुरु का क्रम निर्धारित होता है। यानी जो गण निकालने वाली बात है, गण की जो हमने चौथा पॉइंट पढ़ा था उसमें यगण मगण तगण वाली बात, उसमें क्या होता है, संख्या और लघु गुरु का क्रम है वो निर्धारित होता है, यानी इसी को बोलते हैं। ये जो गण का तरीका है, इसी में देखो, इसमें क्या है, तीनों बार क्या है, गुरु है। पहले लघु, फिर गुरु, फिर लघु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु लघु। ये क्या है, एक निश्चित क्रम है। तो ये निश्चित क्रम किस में होता है, वार्णिक छंद में होता है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है वार्णिक छंद के बारे में, सिर्फ इतनी ही बात पेपर में प्रश्न आ सकता है, वार्णिक छंद किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पेपर में ये नहीं आएगा इनमें से वार्णिक छंद कौन सा है या वार्णिक छंद का उदाहरण लिखिए, इस तरह के पेपर में नहीं आते। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, वार्णिक छंद किसे कहते हैं, इतनी बात याद रख लो, ठीक है, याद रह जाएगी, ठीक है। अब देखो आपके सिलेबस में जो है इसका दूसरा भेद है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद आपके इसमें है। इसमें क्या है, जिस छंद में जिस छंद में
मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, परंतु इनमें या इन छंदों में कह सकते हो, इनमें लघु गुरु के कर्म पर ध्यान नहीं दिया जाता। अर्थात मात्राओं का क्रम है वो निश्चित नहीं होता, क्रम निश्चित नहीं होता। मात्राएं तो निश्चित होती है लेकिन मात्राओं का क्रम निश्चित नहीं होता। जैसे लघु गुरु वो चीज वो निश्चित नहीं होती। इसमें जिस छंद में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, यानी ये तो निश्चित होती है कि किसमें कितनी मात्राएं होगी, लेकिन इनका जो कर्म है लघु गुरु का कर्म वो निश्चित नहीं होता। वो केवल किस में होता है? वर्णिक छंद में होता है। तो ये आपका मात्रिक छंद है, ये आपके सिलेबस में है। तो मात्रिक छंद के बारे में हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। ये परिभाषा आपको आनी चाहिए। जिस छंद में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है परंतु इसमें लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात मात्राओं का क्रम निश्चित नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मात्रिक छंद के भेद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मात्रिक छंद के भेद कह सकते हो। तो मात्रिक छंद के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला है सम मात्रिक छंद। अब सम का मतलब है, चरण नाम ने पढ़ा होगा, प्रत्येक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, तो वो चरण का जिक्र है। इसमें कहता है सभी चरणों में सम मात्रिक छंद का जिक्र है। सम मात्रिक छंद, सभी चरणों में मात्राओं की संख्या या मात्राओं की संख्या समान। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं सिर्फ। सम मात्रिक छंद का मतलब है सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है। ठीक है, जैसे आप छंद देख सकते हो, आहिर छंद होता है। आहिर छंद के अंदर 11 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण के अंदर कितनी मात्राएं होती है? 11। हर चरण में 11 मात्रा होती है, यानी इसको बोलते हैं सम मात्रिक छंद। इसके बाद तोमर छंद है। तोमर छंद में 12 मात्राएं होती है, यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 12। इसके बाद चौपाई छंद है, आपके सिलेबस में भी है ये चौपाई छंद। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। इसके बाद रोला छंद है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24, यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है, यानी हर चरण में मात्राओं की संख्या समान है। वो क्या है? सम मात्रिक छंद है। चरण समझ गए? जैसे हमने किया था पहला चरण, दूसरा चरण, या फिर ये ऐसे 1 2 3 4 चरण हो गए। ये चरण का मतलब छंद का प्रत्येक भाग, इनमें संख्या क्या होती है? समान होती है। तो ये आपका क्या है? सम मात्रिक छंद है, हर चरण में संख्या समान। अगला देखो, एक बार और देख लोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसका भेद है अर्ध सम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद अर्ध सम, आधा समान। 4 चरण है, 2 समान होते हैं, 2 असमान कह सकते हो, विषम कह दो। यानी कहने का मतलब 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण होते हैं ना। तो इसमें समान कौन से होंगे, असमान कौन से होंगे? यानी पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा। यानी जिस छंद में पहला और तीसरा चरण, दूसरा और चौथा चरण समान हो, उसे क्या कहते हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद में पहला और तीसरा चरण, दूसरा और चौथा चरण समान होते हैं, उसको क्या कहते हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद। जैसे आपके सिलेबस में है दोहा छंद। इसमें क्या होता है? दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? सारी 24 मात्राएं होती है, लेकिन वो होती कैसे है? पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13, चौथे चरण में 11, यानी 13 और 11 के हिसाब से इसमें मात्राएं होती है। ठीक है, तो 24 इसमें, 24 इसमें, यानी प्रत्येक दल में 24 मात्राएं हो गई। ठीक है, प्रत्येक चरण में। तो इसमें सम पहला
और सॉरी पहला और तीसरा क्या हो गया विषम, दूसरा और चौथा क्या हो गया चौथा, सॉरी दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा सम है, पहला और तीसरा विषम होते हैं। ठीक है, समझ गए आगे बात। दोहा छंद आपका है ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, आपके सिलेबस के अंदर है। दोहा छंद और चौपाई छंद दो ही है। चौपाई में ये सम मात्रिक छंद है, 16-16 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं होती है। अर्ध सम है ये दोहा छंद है, इसमें पहले और तीसरे में बराबर है, दूसरे और चौथे में बराबर है। मात्राएं पूछ ले कितनी है, तो पहले में 13, तीसरे में भी 13, दूसरे में 13, चौथे में भी सॉरी दूसरे में 11 और चौथे में 11, यानी 13 + 11, 13 + 11, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये क्या है चरण है। ठीक है, अगला देखो सममात्रिक छंद हो गया, इसके बाद अर्ध सममात्रिक छंद हो गया। अब एक बचा है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद नाम से स्पष्ट है, विषम कोई भी समान नहीं है। जिस छंद में या जिस छंद के किसी भी चरण में मात्रा समान ना हो, किसी भी चरण में मात्राओं की संख्या समान नहीं होती, उसको क्या कहते हैं विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ये हमने पढ़ा भी था। ऐसे छंद 6-6 लाइनों के होते हैं, जैसे कुंडलियां हैं, दोहा प्लस रोला से मिलके बना है। ठीक है, तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है 13 और 11 के क्रम से 24 मात्राएं होती है। ठीक है, लेकिन ये अर्धसम है। दोहा क्या है एक अर्धसम है ना, अर्धसम मात्रिक छंद है। रोला छंद क्या है, ये सम मात्रिक छंद है, इसमें 24-24 मात्राएं होती है रोला छंद के प्रत्येक चरण में। इसमें प्रत्येक चरण में क्या होती है अलग अलग होती है, तो ये दोनों मिलेंगे तब कुंडलियां छंद बन जाएगा। यानी किसी भी चरण में मात्राएं समान नहीं रहेगी, किसी भी चरण में मात्रा समान नहीं रहेगी। ठीक है, दो अलग अलग, ये अर्धसम है, ये सममात्रिक छंद है, इसमें 13 और 11 होते हैं यानी 24, इसमें 24 प्रत्येक चरण में होती है, प्रत्येक चरण में 24 है। इसके एक चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11 मात्राएं, इसमें प्रत्येक में 24-24 होती है। दोनों मिलेंगे तब क्या हो जाएगा ये विषम मात्रिक छंद बन जाएगा। अगला देखिए आप, छप्पे छंद हमने किया था। छप्पे ये भी दो छंदों के योग से बना है, रोला प्लस उलाला, रोला प्लस उलाला। इसी तरीके से इनके मिश्रण से भी इनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या है वो असमान हो जाएगी। तो ये आपके छंद के प्रकार थे। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिसमें दोहा छंद और विषम चौपाई छंद है, उसमें मात्राएं काउंट कैसे करते हैं। सिर्फ एक दोहा छंद की मैं आपको बता देता हूं फटाफट। तो आपके पेपर में दोहा छंद और चौपाई दो ही है, दोनों ही मात्रिक छंद है। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में 13, 11 यानी पहले में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11 मात्राएं होती है। ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है, इसकी प्रत्येक दल में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, दूसरा है चौपाई छंद। एक एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना है आपको, उदाहरण। एक दोहा छंद का उदाहरण कबीरदास के दोहे बहुत है, कितने याद कर लेना, याद भी होंगे आपको। दोहा छंद कोई भी एक उदाहरण, पेपर में प्रश्न ऐसे आएगा, दोहा छंद की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए, या दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखना है, याद हो गया, 2 नंबर का काम है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन चौपाई छंद का। चौपाई छंद एक कौन सा है, सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, करत करत अभ्यास थे, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जावत ते, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। ये दोहा छंद है, दोहा
छंद, दो छंद का एग्जाम्पल है, ठीक है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, यहां पूर्ण विराम है, यहां कोमा है। रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। इसमें चरण देखो, पहला चरण यहां खत्म, दूसरा चरण यहां खत्म हो गया, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक 4 चरण हो गए। प्रत्येक चरण में यानी अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें पहले में और तीसरे में मात्राएं बराबर है, यानी इसमें भी 13 मात्राएं हैं, इसमें भी 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे में बराबर है, यानी दूसरा और चौथा सम है, ये दोनों क्या है, विषम है। इसमें कितनी है 11, इसमें कितनी है 11। अब काउंट कर लें एक बार, देख लें कितनी है। हमने हर्षों और दीर्घ किया था मात्रा वाले में, भी मात्रा कैसे काउंट करनी है। हर्षों की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, यानी लघु और गुरु, लघु की 1, गुरु की 2, 1 1 1 1 1 1 यानी इसकी 1 1 मात्रा काउंट करते हैं। अभ्यास में 1। अब देखो आधे अक्षर की हमें कोई मात्रा काउंट नहीं करनी, जो अक्षर आधा है ना उसकी कोई मात्रा काउंट नहीं करनी, लेकिन आधे से पहले वाला यानी आधे के जो शुरू में आया हुआ है ना उसकी 2 काउंट करनी है। तो इसकी वैसे देखो ए की मात्रा काउंट हो रही है, लेकिन इसकी भय आधा है, इसकी कोई काउंट नहीं हो रही, इसका मतलब इसकी 2 करनी पड़ेगी फिर हमें ए की, ये नियम है, ठीक है। इसके बाद में या, इसकी 2, स 1, ते के 1 की मात्रा यानी बड़ा दीर्घ स्वर है, 2 काउंट करनी पड़ेगी। इसमें 1 1 1 1 हो है कि ओ की मात्रा 2, त छोटा ओ की मात्रा है 1, जा 1। अब देखो इसमें यहां तक हमारा एक हिस्सा है, दूसरा उधर है, पहले काउंट करें, हो गई क्या 11, सॉरी 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13, 13 कंप्लीट हो गई। अगले में 11 है तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई, ठीक है। अब इसमें काउंट करो, 13 होनी चाहिए तीसरे में, 1 1 बड़ी की मात्रा है 2, आ बड़ा 1 1। अब इसका मतलब होता है लघु, जो ऐसी रेखा है पाई रेखा बोलते हैं, इसका मतलब होता है गुरु, इसको वर्तुल रेखा बोलते हैं। वैसे लघु और गुरु बोलना चाहिए, मैं समझाने के लिए आपको छोटा बड़ा बोल रहा हूँ, इसको गुरु इसको लघु, ठीक है। तो गुरु लघु लघु, अब देखो गुरु लघु लघु, अब इसमें गुरु यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके देखो लघु 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 गुरु लघु, खत्म। अब देखो यहाँ तक हमें 13 होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमारा क्या हो गया 13 11 13 11, टोटल 24, टोटल 24। दो छंद के प्रत्येक दल में 24 मात्राएं होती है, प्रत्येक पंक्ति में पहली और तीसरी में, सॉरी पंक्ति नहीं, प्रत्येक चरण में, पहले और तीसरे चरण में, पहले चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11, यानी 13 11 13 11। पहला और तीसरा विषम है चरण, यानी विषम चरणों में 13 और सम चरणों में, सम का मतलब जो 2 से डिवाइड हो, दूसरा और चौथा, 2 और 4 सम होते हैं ना, तो 2 और 4, ठीक है। तो ओड इवन वाला वैसे भी आपको थोड़ा दिमाग में काम आ जाएगा। तो 13 13 11 11, तो ये 2 छंद आपका। इसी तरीके के चौपाई छंद है, तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। इसका एग्जाम्पल आप देख भी सकते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आरती भी आपको याद होगी या आपकी बुक में कोई भी मिल जाएगा, कोई भी एक एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो जो आपको आसानी से याद हो जाए और आपको ठीक भी लगे, ठीक है। आपको वहां पेपर में काउंट करके नहीं बतानी ये मात्राएं, ऐसे काउंट करके नहीं बतानी, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था आपको मात्रा ऐसे काउंट करते हैं। या आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। इसकी मात्राओं के लिए अलग सा टॉपिक बना दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड है, इसके ऊपर टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि इसके बारीक से नियम याद करेंगे। जैसे ये नियम था यहाँ पे इस तरह का, तो अगर कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं तो वो इस तरीके से आते हैं, अनुस्वार वाले नियम है, विसर्ग वाले नियम है, संयुक्त अक्षर वाले नियम है, तो इस तरह के काफ़ी नियम होते हैं। तो आपको वहाँ मात्राएं काउंट नहीं करनी, वर्ण काउंट नहीं करने, सिर्फ आपको बोर्ड के एग्जाम में एक एग्जाम्पल लिखना है जो आपको याद हो। मात्राएं वहाँ आगे पीछे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ लिखना आना चाहिए, ठीक है।
डरने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख दोगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओके, थैंक यू।